गमन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने 5 मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपने 6वें मौलिक अधिकार यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे संविधान में दो आत्माओं को मतलब दो आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा दो को कहा गया है, एक तो प्रस्तावना को, एक आपके संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसको बार बार रिपीट करती हूँ, तो ज़रूरत है कि आप प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनें। ठीक है, तो अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि भीमराव अंबेडकर के तहत संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 32। ठीक है, यानी कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है एक सिंपल वे में कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना। ठीक है, आइए तो हम इसके बारे में आगे और चर्चा कर लेते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत कहा गया है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, इसको अनुच्छेद 32 में कहा गया है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अनुच्छेद 31 मैंने क्यों नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जब हमारे संविधान की शुरुआत हुई थी, मतलब जब उसका निर्माण हुआ था, तो हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसके अंतर्गत हमारा 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में जगह दी गई है और 300 का के तहत उसे रखा गया है, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों के तहत था, उसे हटा दिया गया है। उसे ही अनुच्छेद 31 के तहत रखा गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत क्या कहा गया है। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, 30, 31, 32, 33, 34। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आत्मा कहा गया है। आत्मा इन द सेंस के सबसे ऊपर जो माना जाएगा संविधान में वो चीज़ है, और हमारे देश में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, मतलब सबसे ऊपर न्यायालय को रखा गया है। तो आप इस वे में उसको याद कर सकते हैं कि न्यायालय और इसका रिलेशन आपस में जोड़ के और उसको बहुत याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरा आता है इसमें परमादेश। तीसरा आता है प्रतिषेध। चौथा आता है आपका प्रतिषेध उत्प्रेषण। प्रतिषेध उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और 5वां आता है आपका अधिकार रक्षा। ठीक है, तो जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसके बारे में हम अनुच्छेद 22 में भी चर्चा कर चुके हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत कहा गया है वही बात कि अगर कोई व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करना, यानी कि जो न्यायाधीश है उसके समक्ष पेश करना जरूरी होता है। लेकिन इसके अंतर्गत 24 घंटे में के लिए जो आवागमन का समय है उसको हटा दिया गया है। ठीक है,
24 घंटे। ठीक है, परमादेश में आता है, इसका इसका मतलब इसका मीन्स होता है कि आदेश देना। परमादेश, परमादेश में कहा गया है कि यह उन सरकारी अधिकारियों को आदेश देता है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उनको कोर्ट द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करें। ठीक है, प्रतिषेध के अंतर्गत आता है कि जो उच्च न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय को, यह उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को ये आदेश देता है कि कोई भी जो कार्य है जो उनके अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता, मतलब बताता है कि कोई कार्य जो आपके अंतर्गत नहीं आता, तो वो आदेश देता है कि फला काम आपके अंतर्गत नहीं आता है। 34 प्रतिषेध और उत्प्रेषण लगभग एक जैसे। उत्प्रेषण में कहा गया है वही कि उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को कहा गया है कि कोई भी लंबित मामले जो हैं जो आपके अंतर्गत नहीं आते हैं वो आप हमारे यहाँ भेजें। ठीक है, अधिकार पक्ष में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी पद को, सार्वजनिक पद को असंवैधानिक रूप से ग्रहण करता है और उसकी पद की गरिमा को ग्रहण करता है, तो उससे पूछा, असंवैधानिक रूप से ग्रहण करता है तो उससे ये पूछा जाता है कि आप ये किसके आदेश से ग्रहण कर रहे हैं, और उसके संबंध में उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। फिर देखा जाता है कि अगर वो उस पद के लायक है तो उसको रखा जाता है, अन्यथा उसको उस पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये थे आपके 5 जो अधिकार थे, मतलब अनुच्छेद 32 के तहत जो बातें कही गई थी वो थे। ठीक है, अब हम आते हैं अनुच्छेद 33, 34 और 35। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। ठीक है, वैसे तो हमारे 6 ही मूल अधिकार थे और जो कि 32 तक कंप्लीट हो गए हैं। 33, 34 में हमारे अधिकारों का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन इनमें सिर्फ उनसे संबंधित ही कुछ बातें कही गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 33 में क्या क्या कहा गया है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि सेना, खुफिया एजेंसी, और सशस्त्र बल, अक्सर फैमिलीज में देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक मतलब मोस्टली हमारे यहाँ देश के प्रति बहुत लोगों में, जो एमपी का एरिया है वहाँ बहुत चंबल एरिया में देखा जाता है कि लोगों में बहुत उत्साह रहता है कि हम अपने देश के लिए लड़ाई करें और हम आर्मी में जाएं। तो आप अक्सर देखते होंगे कि किसी भी फैमिली में एक ना एक आर्मी मैन तो आपको मिल ही जाता है। तो हमारे ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। हम कहते हैं नहीं यार, आर्मी में तो बहुत रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, वहाँ हर काम मतलब तरीके से होता है, एक वे में होता है, क्या कहते हैं उसको, पंक्चुअलिटी बहुत होती है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, वो नाम याद नहीं आ रहा, मैं बता दूँगी बाद में आएगा तो। बोलते हैं, हम अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं कि यार वहाँ तो ऐसा होता है और वहाँ तो बहुत अधिकार, मतलब उनके उनके रूल्स फॉलो करते हैं, आर्मी मैन के रूल्स अलग ही होते हैं। तो क्या कोई जानता है, क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की है? बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि ये जो बातें हम करते हैं कि आर्मी मैन के जो रूल्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं हमारे और जो डिपार्टमेंट होते हैं उससे। तो क्या कभी आपने जाना है कि ये हमारे संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद में रखा है? किसी ने सोचा भी नहीं होगा, या कोई मतलब कुछ लोग, सबकी नहीं बोल रही, कुछ लोग हैं जो नहीं जानते होंगे ये बातें। तो उन्हीं बातों को अनुच्छेद 33 के तहत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत कहा गया है कि संसद खुफिया एजेंसी, हमारी सेना, सशस्त्र बल के कुछ मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, ये
जो धारणा है ये बात अनुच्छेद 33 के तहत रखी गई है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 34 पे। इसके अंतर्गत कहा गया है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा मार्शल लॉ क्या है। इसको मैं आपको अभी थोड़ी देर से बताऊंगी। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी हमारे देश के किसी भी भाग में अगर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है तो उस क्षेत्र के व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है मार्शल लॉ के तहत। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी मार्शल लॉ होता क्या है। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि संसद अगर चाहे तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, संबंधित कानून बना सकती है, इसे अनुच्छेद 35 के तहत रखा गया है। ठीक है, तो एक बार मैं और रिपीट किया देती हूँ कि अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि सेना खुफिया जैसे सशस्त्र बल को अगर चाहे तो संसद चाहे तो उनके मौलिक अधिकारों का में कटौती कर सकती है। और अनुच्छेद 34 के तहत कहा गया है कि अगर किसी भारतीय क्षेत्र के किसी भाग में अगर मार्शल लॉ का अप्लाई कर दिया जाता तो वहाँ भी मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध ऑटोमेटिकली लग जाता है। 35 में कहा गया है कि संसद अगर चाहे तो हमारे मौलिक अधिकारों के संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता रही थी मार्शल लॉ। मार्शल लॉ से का जो बोलते हैं ना कि विवेचना या डिस्क्रिप्शन जो बोलते हैं हम, तो एक्चुअली क्या है ना कि हमारे जो संविधान में कुछ वर्ड्स बहुत टिपिकली दिए हुए गए। क्या है ना, जब मौलिक अधिकारों का जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो बहुत सारे वकील उसमें शामिल थे। इसलिए संविधान में इतने ट्रिकी वर्ड है कि मैं खुद भी भूल जाती हूँ, मुझे क्लियर नहीं हो पाता थोड़ा। तो इसके अंतर्गत क्या है कि मार्शल लॉ का जो मैं आपको बताई थी, मार्शल लॉ का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है और ये हमारे यहाँ की अवधारणा नहीं है। मार्शल लॉ को बेसिकली कानून अंग्रेजी कानून से लिया गया है। ठीक है, हालांकि मैंने अभी जो भी एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं तो मैंने मार्शल लॉ से संबंधित अभी क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है अगर आप यूपीएससी और पीसीएस के लिए एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम सारे पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा लेके चलें। क्योंकि अगर जा जाता तो हमें दिमाग में माइंड में होना चाहिए कि कोई पूछ लेता तो हमें बता देना चाहिए, इतना तो आना चाहिए कि हम बता सकें एक्चुअल में मार्शल लॉ होता क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली मार्शल लॉ जो है ना, ये हमारे संविधान का, ये हमारी अवधारणा नहीं है, इसको बेसिकली अंग्रेजी कानून से लिया गया है, अंग्रेजी संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये अंग्रेजों की अवधारणा है। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा गया है और इसका हमारे संविधान में उल्लेख भी नहीं है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि मार्शल लॉ जो सैन्य प्रशासन होता है, तो जो सेना जो होती है ना, तो हमारी जब देश में स्थिति खराब होती है, झगड़े या कोई भी आपातकाल की स्थिति आती है, तो सेना द्वारा प्रशासन की बात कही गई है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो शासन कर रही होती है, उसके जो अधिकार होते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और सैन्य प्रशासन लागू कर दिया जाता है और सेना अपने तरीके से उस शासन को प्रशासित करती है। ठीक है, अपने नियमों के अंतर्गत। ठीक है, इसमें एक और बात कही गई है कि मार्शल लॉ इसमें जो ये मार्शल लॉ जो है ना, वो आपातकाल 352 में जो कहा गया है ना कि हमारे आपातकाल में भी बताया गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों को मतलब उनको प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो मार्शल लॉ और हमारा आपातकाल 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल 352, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, इसका संविधान में उल्लेख किया गया है जबकि मार्शल लॉ का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है,
और भी बहुत से डिफरेंसेस हैं, तो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है आपके लिए। इसके बाद हम आते हैं अभी मैं आपको बता रही थी कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है जब हमारे देश की स्थिति खराब होती है। तो उसके अंतर्गत कहा गया है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन पे भी ऑटोमेटिकली प्रतिबंध लगा दिया जाता है और वो निरस्त कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल की स्थिति में भी आपके नहीं निरस्त किए जा सकते हैं, वो दो हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। 20 और 21, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया हो, शायद आपको याद हो कि अनुच्छेद 20 में हमने पढ़ा था अपराधों के संबंध में अपराधों की दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में कहा गया था प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये दो अधिकार ऐसे हैं जो हमारे आपातकाल की स्थिति में निरस्त नहीं किए जा सकते। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको आपातकाल की स्थिति में निरस्त किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी जो अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार हैं जो हमारे निरस्त नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद आता है कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो भारतीयों के लिए दिए गए हैं, कुछ हैं जो केवल विदेशियों के लिए हैं, भारतीय विदेशियों के लिए। तो भारतीयों के लिए आते हैं, जो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो भारतीयों को दिए गए हैं, भारतीयों के लिए अधिकार, ठीक है, जो थे इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 को रखा गया है, ठीक है। ये इतना कोई टफ नहीं है आपको याद करना, ठीक है। जो और कुछ है विदेशियों के लिए, ये दोनों मैं आपको बता दूं, फिर बताती हूँ कि किस तरीके से याद करना है, ठीक है। विदेशियों के लिए जो अधिकार है उनके अंतर्गत है आपके 14, 20, 23, 24 और 25 से लेके 28, ठीक है। ये वो अधिकार है, अक्सर इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि आपको अनुच्छेद दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है इनमें कौन से अधिकार हैं जो केवल विदेशियों के लिए या केवल भारतीयों के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसमें इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगर आपको वैसे आपको अगर आप जब अनुच्छेद याद कर रहे हैं, अगर आपकी थ्योरी पता है उसको, आपको उसकी थ्योरी पता है कि कौन से अनुच्छेद में, जैसे 15 में क्या रखा है, जैसे जन्म, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 16 में कहा गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो अगर आपको ये अगर याद है ना तो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। तो मैं आपसे को एक ही सलाह दूंगी कि आप ट्रिकों पे मत जाइए कि शॉर्ट फॉर्म में हम याद कर लेंगे 15, 16, 20, 22, 23, ऐसे नहीं करना है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप जो आर्टिकल्स मैं बता रही हूँ, इसलिए मैंने आपको इकट्ठे आर्टिकल नहीं पढ़ाए, इसलिए नहीं पढ़ाए क्योंकि मुझे मालूम है कि याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप जो भी अनुच्छेद पढ़ाए जा रहे हैं उनको कंठस्थ करते जाइए, तो आपको ये याद करना ही नहीं पड़ेगा कि कौन से विदेशियों के लिए या कौन से भारतीयों के लिए। आप एक बार ही देखेंगे और आपको ये आंसर पता होगा कि 29 में अल्पसंख्यक, 30 में अल्पसंख्यकों से संबंधित है, 19 में बोलने की स्वतंत्रता है, 16 में नौकरी के विषय में अवसर की समता है, 15 में जन्म, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जब हम उनका मतलब समझते हैं तो हम समझ जाएंगे अल्पसंख्यक जैसे वर्ड आएगा तो हम समझ जाएंगे अल्पसंख्यक मीन्स हमारे इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि विदेशी तो आए नहीं है हमारे अल्पसंख्यक बनने के लिए, है कि नहीं। तो ऐसे आपको याद अगर रहेगा, जैसे बोली आज प्रस्ताकांत बोलती है, बोलते हैं लोक नियोजन के विषय में, तो हमारा देश विदेशियों को तो बुलाएगा नहीं कि आइए आप हमारे यहाँ नौकरी ले लीजिए, पहले तो चांस हमारे इंडियंस लोगों को ही दिया जाएगा ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको लिखिए, सुनिए ध्यान से और रोज उसको रिवाइज करिए, ठीक है। इसके बाद क्या था,
परिच्छेद 32 पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गई कि जो परमादेश है और उसको जो अप्लाई है ना, वो सिर्फ केवल सरकारी अधिकारियों के लिए अप्लाई किया जाता है, निजी व्यक्तियों के लिए नहीं किया जा सकता। गैर सरकारी जो संस्थाएं होती है उनके लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे गैर सरकारी और किसी व्यक्तिगत जैसे पर्सनली गैर सरकारी जो व्यक्ति होते हैं, जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन निजी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। व्यक्तियों के लिए नहीं, ठीक है। ठीक है, ये तो था हमारा मौलिक अधिकार कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा कल हम नया टॉपिक उठाएंगे। मैंने आपको सिलेबस पहले बता दिया है कि हम पहली यूनिट के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कि सेकंड यूनिट में इसके बाद आई थिंक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो हम अगर वो होगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कल। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरा नया वीडियो आपको नहीं मिलेगा, और अगर आपको मेरा वीडियो नहीं मिलेगा तो आप मेरा वीडियो नहीं देख पाएंगे, और वीडियो नहीं देख पाएंगे तो मुझे व्यूज़ नहीं मिलेंगे, मुझे व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा। इसलिए आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और पढ़ते रहिए और खुद को मोटिवेट रखिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए एंड मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें।